माँ, इस बार कौन आ रहा है तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी को देखने के लिए? कितनी नुमाइश करनी है आपको? क्यों नहीं थक जाती हैं आप? कंधे से बैग उतार कर पैर पटकते हुए भाग्यश्री ने रोष प्रकट किया। बेटा, बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी मौसी के ससुराल वाले हैं। लड़का मानव यहीं यादवपुर में अपना कारोबार करता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। माँ ने उसे समझाते हुए लड़के और उसके पूरे खानदान की जानकारी दी, जिसमें भाग्यश्री की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह क्या बात हुई, मुझसे पूछे भी नहीं और रिश्ता तय कर दिया। अभी तो स्नातक का आखिरी साल चल रहा है और उसके बाद मुझे कानून की पढ़ाई करनी है। वह बोले जा रही थी, हाँ पढ़ लेना, एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद सब कुछ करना। किसने रोका है तुम्हें? माँ ने बीच में ही टोका। और हर बार यही अच्छे और संस्कारी लोग ना तुम्हारी बेटी को डार्क कॉम्प्लेक्शन का खिताब देकर चले जाते हैं। रहम करो माँ। भाग्यश्री पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर गुलाबी साड़ी रखी हुई थी। अब क्या इसे भी पहनना होगा? वह लगभग चिल्ला कर बोली। उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबा कद, छरहरा बदन, पतले होंठ, लेकिन सबसे ऊपर उसका सांवला रंग। उसने आईने से नज़रें फेर ली। तभी गेस्ट रूम से पापा की आवाज़ आई। मेहमान आ गए। पापा की आवाज़ सुनते ही भाग्यश्री का मन स्थिर हो गया। फिर वही सब होगा, लड़के वालों को सब कुछ पसंद आएगा, पर सांवली रंगत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वह अनमने ढंग से तैयार हो गई। गुलाबी साड़ी में वह निखर गई थी। उसके तीखे नैन नक्श किसी का भी दिल चुराने के लिए काफ़ी थे। शरबत का गिलास लिए जैसे ही वह अंदर आई, मानव की नज़रें भाग्यश्री पर स्थिर हो गई। दोनों की आंखें चार हुई। दिल की धड़कनों ने एक साथ धड़क कर एक दूसरे का अभिनंदन किया। मानव को भाग्यश्री देखते ही पसंद आ गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि भाग्यश्री ने अपनी बात रख दी। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक सफल वकील बनने के बाद ही शादी करूंगी। भाग्यश्री ने तनिक ऊंची आवाज़ में अपनी बात रखी, जिससे सुन सभी स्तब्ध हो गए। मानव के घर वाले जहां बड़ी मुश्किल से उसके सांवले रंग से समझौता कर लड़की के घरेलू होने की बात पर राजी होकर रिश्ता लेकर आए थे, वहीं उसका मुखर होकर बोलना एवं पढ़ाई और नौकरी वाली बात को सभी के समक्ष बेबाक होकर रखना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मानव की माँ मालती देवी बोली, लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं और हमारा मानव इतना कमा लेता है कि उसकी गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हारी नौकरी हमें वह कि पूरा भी नहीं हुआ था कि भाग्यश्री उठ खड़ी हुई। मालती देवी का इशारा साफ था। न तो वह भाग्यश्री को आगे पढ़ने की अनुमति दे रही थी और न ही एक सफल वकील बनने की इजाज़त, जो कि भाग्यश्री का सपना था। ऐसे घर में शादी कर अपने सपनों को कुचलना उसे कतई मंजूर नहीं था। उसने उनकी शर्तों पर शादी करने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। भाग्यश्री के इस व्यवहार को मालती देवी ने अपना अपमान समझ लिया और मानव का हाथ पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इस बात को बीते लगभग 7 साल हो गए थे। भाग्यश्री ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए उसने शादी के रिश्ते को ठुकराया था। भाग्यश्री अपने सपनों को साकार करती सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी थी। उसकी छोटी बहन का विवाह अच्छे घराने में हो गया था। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। मालती देवी रोजमर्रा के कामों के लिए अपने नौकरों पर हुक्म चला रही थी। तभी उनकी बेटी कामिनी रोते बिलखते मुख्य द्वार से अंदर आई। माँ, अब मैं कभी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। चेहरे पर खून जमने से बने स्याह धब्बे साफ नजर आ रहे थे। कामिनी मानव की बड़ी बहन थी। कहने को तो शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा था जब कामिनी को सताया न गया हो और कामिनी रोती बिलखती घर न आई हो। हर बार उसे समझा दिया जाता, हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझा कर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। लोग क्या कहेंगे, बेटी की डोली मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से। मालती देवी हर बार इन्हीं बातों का वास्ता देकर कामिनी को ससुराल भेज देती थी और यही वजह थी कि उन्होंने भाग्यश्री का रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि वह समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी। मगर आज कामिनी के इस दशा ने कोई ठोस कदम लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। राजू, राजू, मालती देवी ने ड्राइवर को जोर से आवाज़ लगाई। जी मैम साहब। राजू दौड़ कर आया। गाड़ी निकालो, मालती देवी ने आदेश दिया। कामिनी गाड़ी में बैठो, मालती देवी ने पर्स हाथ में लेते हुए कहा। राजू गाड़ी निकाल कर खड़ा था। दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कहाँ जाना है मैम साहब? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। सिविल कोर्ट, मालती देवी ने आत्मविश्वास के साथ कहा।
कामिनी उनके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी माँ उसे ससुराल छोड़ने जा रही है, और उसने यह भी सोच लिया था कि इस बार अर्थी निकलने वाली बात को वह सच कर दिखाएगी। लेकिन माँ द्वारा सिविल कोड का जिक्र करने से वह अपने अंदर संतोष का अनुभव करने लगी। अब तक वह दूर बैठी थी, करीब आकर वह माँ से लिपट कर रोने लगी। सिविल कोर्ट के आगे राजू ने गाड़ी रोक दी। मालती देवी कामिनी का हाथ पकड़े लगभग दौड़ती हुई चल रही थी। मन में केवल यही था कि इस बार बेटी को इस नकली रिश्ते से आज़ाद कराना है। तलाक दिलवाकर ही चैन लेगी। जहाँ न पति का प्यार है न सास ससुर का स्नेह, फिर क्यों बनी रहे वहाँ। उन्हें सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह से कामिनी को बहू न समझ बेटी समझने का वादा किया था उसके ससुराल वालों ने, लेकिन खोखले वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। मालती देवी की आंखों के आगे चलचित्र की तरह सारे दृश्य घूमने लगे थे। कामिनी का हाथ थामे सिविल कोर्ट के बड़े दरवाजे से अंदर चली गई। वह सभी वकील अपने अपने क्लाइंट के साथ व्यस्त थे। किससे अपनी बात कहे, किसी को तो नहीं जानती थी वे। तभी उनकी नज़र एक नेम प्लेट पर पड़ी। भाग्यश्री नाम को दोहराया उन्होंने। यादों के मानस पटल पर धूल जम चुकी थी। उसे झाड़ा तो तस्वीर साफ हो गई। वे लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। भाग्यश्री के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर भाग्यश्री हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मालती देवी ऐसे क्यों खड़ी है। कई सवाल एक साथ सामने आ जा रहे थे। आप बैठ जाइए मैडम। भाग्यश्री ने औपचारिकता निभाई। मैडम कहा उसने। लगता है मुझे नहीं पहचाना, मन ही मन सोचने लगी मालती देवी। मालती देवी ने पर्स से फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। मानव, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ। माँ क्या हुआ? मानव ने कभी माँ को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। वह भी घबरा गया। आधे घंटे में मानव उन सब के सामने था। भाग्यश्री ने मालती देवी को पानी पिलाया, उन्हें शांत किया और फिर एक एक जानकारी उनसे लेने लगी। मामला दहेज उत्पीड़न का था। मैडम देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं और आगे कानूनी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया होगी। फिर जो फैसला होगा वह हमें मानना ही होगा। दूसरा, मैं कामिनी जी के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझाऊं, क्योंकि किसी का घर टूटे यह कोई नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आगे आप जैसा कहें। भाग्यश्री बोले जा रही थी, जिसे मालती देवी सुनकर निहाल हुई जा रही थी और उन्हें अपने किए पर ग्लानि भी हो रही थी। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, मालती देवी बोली। भाग्यश्री मानव के साथ जाकर कामिनी के ससुराल वालों से मिली। काले कोट वाले को देखते ही वे सिहर गए। रही सही कसर उसके रोबीले अंदाज ने पूरी कर दी थी। उसने उन्हें दहेज उत्पीड़न पर लगने वाले धाराओं के बारे में बताया। न मानने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। मरता क्या न करता। नतीजा यह हुआ कि कामिनी के ससुराल वाले उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। यह सब देख मालती देवी की आंखों में भाग्यश्री के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। जब उन्हें पश्चाताप करने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन बेटे से बोली, मानव, मैं भाग्यश्री को बहू बनाना चाहती हूँ। वह मान तो जाएगी ना? माँ, पिछले 7 साल से वह भी हमारा ही इंतजार कर रही है। सच मानव? सजल नेत्रों से कहा मालती देवी ने। उत्तर में मानव ने कुछ फोटोज दिखाए जिसमें वे साथ साथ थे। भाग्यश्री के घर जाकर उसकी माँ से उन्होंने जो कुछ भी कहा वह काबिले तारीफ थी। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी होनहार और काबिल बेटी का हाथ चाहिए। आशा है आप मुझे मना नहीं करेंगी। भाग्यश्री की माँ ने नम आंखों से मालती देवी को गले से लगा लिया था। मालती देवी ने भाग्यश्री के गले में सोने का हार पहनाया। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मैडम मत कहना प्लीज़, मालती देवी ने याचना भरे शब्दों में कहा। आशा करता हूँ दोस्तों कि कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।